बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ बहुत शानदार थी, रकबा भी बहुत ज़्यादा है और आबादी भी अरब तक पहुँच गई थी। लेकिन आज से 2-3 दहाई कबल चीन एक तरक्की पजीर मुल्क था। लेकिन आज चीन एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर दुनिया के सुपर पावर अमरीका से सींगे लड़ाने के काबिल हो गया है। चीन नहीं चाहता कि अमरीका से क़त्अ ताल्लुक़ या जंग हो, लेकिन वो किसी भी हवाले से अमरीका के आगे झुकने को तैयार नहीं। उनके लीडर अमरीकी लीडरों से मिलते हैं तो लिबास से लेकर गाड़ियों तक में उनका मुकाबला करते नज़र आते हैं। जबकि दूसरी तरफ अमरीका की इस वक्त की नंबर 1 तरजीह चीन का रास्ता रोकना है। साबिक़ सदर ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडन या फिर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के नुक्ते नज़र कई हवालों से मुख्तलिफ है, लेकिन चीन को लगाम डालने के लिए दोनों की कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी एक है। यही वजह है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में अमेरिका ने G7 ममालिक के साथ मिलकर $600 अरब इकट्ठा करने और फिर PGII के नाम से कनेक्टिविटी का जवाबी मंसूबा तैयार करने का प्रोग्राम बनाया है। कम्युनिस्ट मुल्क सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे हो जाने के बाद मगरब तवक्को कर रहा था कि एक और कम्युनिस्ट मुल्क यानी चीन का भी वही हशर हो जाएगा, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि उसने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक न सिर्फ अपनी सोच को बदला, बल्कि अपने कारकुनों और आवाम की सोच को भी अपनी सोच के साथ हम आहंग बनाया। चीनी क़यादत की दूरअंदेशी की वजह से ये अजीम मुल्क न सिर्फ अमेरिका की क़यादत में मगरबी साजिशों का मुकाबला करता रहा, बल्कि सरमायादाराना मईशत की जालों में भी नहीं फंसा। उल्टा उसने तेज़रफ्तार तरक्की की नई मिसाल कायम करके मगरबी मईशत को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। कोई माने या ना माने, लेकिन चीन अब एक आलमी ताकत बन चुका है। लेकिन शुक्र है कि अमेरिका और बरतानिया के बरक्स चीन ने दीगर ममालिक के साथ कनेक्टिविटी, इक़्तिसादी पॉलिसियों में हम आहंगी यानी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, आज़ादाना तिजारत यानी अनइम्पेडेड ट्रेड, माशी इंज़माम यानी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और अवामी इख्तिलात यानी पीपल टू पीपल बॉन्ड्स के तस्वुरात को अपनाया है। इन तस्वुरात को चीनी क़यादत ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में समोया और सदर शी जिनपिंग ने आज से 10 साल कबल इस अजीब मनसूबे को लॉन्च किया, जिसके तहत वो 6 इकनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो जनूबी और वस्ती एशिया से लेकर यूरोप तक और दूसरी तरफ मशरिक़ वईद तक के 150 ममालिक को एक दूसरे से जोड़ रहा है। यूँ BRI अब एक इलाक़ाई नहीं बल्कि आलमी मनसूबा है, जो माशी के साथ साथ स्ट्रेटिजिक भी बन गया है। और इसके स्ट्रेटिजिक पहलुओं को देखकर अमेरिका की क़यादत में उसे नाकाम बनाने के लिए G7 के ममालिक ने $600 अरब पर मुश्तमिल GPII यानी पार्टनरशिप और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से मंसूबे का आगाज़ किया। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि न सिर्फ चीन उसका बाएतमाद दोस्त है, बल्कि BRI जैसे अजीम मंसूबे का सबसे अहम और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी CPEC भी उसके हिस्से में आया। चीनी क़यादत और आवाम को पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि BRI चूँकि आलमी और स्ट्रेटिजिक मंसूबा बन चुका है और पाकिस्तान चूँकि उसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी CPEC का फ्लैग बेयरर है, इसलिए एक तरक्की पज़ीर और मुश्किलात के शिकार मुल्क होने के नाते BRI या चीन मुखालिफ क़ुव्वतों की तरफ से पहली फ़ुर्सत में रगड़ा पाकिस्तान को मिल रहा है। अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों की तरफ से पाकिस्तान पर मुख्तलिफ़ हवालों से दबाव और IMF जैसे इदारों की सख्त शराइत उसकी चंद मिसालें हैं, जिनके ज़रिए पाकिस्तान को CPEC और चीन की दोस्ती से तायब करने की कोशिशें हो रही हैं। और अब चीन को काबू करने यानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मगरबी पॉलिसी का पहला निशाना भी पाकिस्तान बन रहा है, बल्कि वो इस अमल का फ्रंट लाइन स्टेट बन गया है। पाकिस्तान इस वक्त मगरबी दुनिया और चीन के दरमियान सैंडविच बनता जा रहा है, और अगर चीन ने भरपूर साथ ना दिया और खुदा न खास्ता पाकिस्तान इक़्तिसादी या किसी और हवाले से नाकाम रियासत बन गया, तो ये न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि CPEC और BRI की भी नाकामी होगी। इसलिए पाकिस्तानी कौम बजा तौर पर तवक्को कर रही है कि चीनी दोस्त पाकिस्तान की इस मखसूस पोजीशन को मद्देनज़र रख कर उसे किसी भी हवाले से नाकाम होने नहीं देंगे। इसी तरह चीनी क़यादत यकीनन इस हकीकत से भी आशना है कि अगर BRI के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी CPEC या फिर फ्रंट लाइन स्टेट की हैसियत पाकिस्तान के हिस्से में आई है, तो मगरबी दुनिया ने चीन को काबू करने यानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी के लिए इस खित्ते में अपना इत्तेहादी और फ्रंट लाइन स्टेट इंडिया को मुंतखब कर लिया है। यूँ अगर इंडिया के मुकाबले में भी
पाकिस्तान किसी भी हवाले से कमज़ोर होता है तो उसका असर BRI पर भी पड़ेगा और पाकिस्तानी बजा तौर पर तवक्को करते हैं कि चीन किसी भी हवाले से पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में कमज़ोर होने नहीं देगा। चीन के दौरे के मौका पर जब यही सवाल मैंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या CPC के डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर के वज़ीर लियू जियानचाओ के सामने रखा तो उन्होंने जवाब दिया कि चीन पाकिस्तान की बहुत गहरी दोस्ती है। चीन में पाकिस्तानियों की बहुत मेहमान नवाजी की जाती है। चीन की तरक्की में पाकिस्तान फ्रंट लाइन है, जिसकी वजह से इसको निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां चीनी कंपनियों और अफराद को निशाना बनाया गया है। हमारे लिए CPEC की सिक्योरिटी बहुत अहम है। CPEC की मरबूत तरक्की के लिए दोनों ममालिक के लोगों और मीडिया के दरमियान राब्तों की ज़रूरत है। हमारी दोस्ती बहुत अहम है। बैनुल-अक़वामी सतह पर आने वाली तब्दीलियों ने इसको मज़ीद अहम कर दिया है। इस हवाले से मेरी आपके वज़ीर आज़म से भी बात हुई है। हम मीडिया से पाक चीन दोस्ती को उजागर करने की अपील करते हैं। हमारी कंपनियों के 200 इंजीनियर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। BRI तिजारत, मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मरकूज़ है, मगर हमें दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान राब्तों को फ़रोग़ देना है और इसलिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। CPEC के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में काफ़ी सारा काम हो गया है और मज़ीद हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर इंडस्ट्रियल बेस ना बने और इसी तनासब से एक्सपोर्ट ना बढ़े तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गनीमत की बजाय पाकिस्तान के लिए मुसीबत भी बन सकता है। यूँ अब पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत बनाने और उसकी बरामदात बढ़ाने की मद में चीन को पाकिस्तान का हाथ बिठाना चाहिए। BRI का एक अहम मकसद फ्री ट्रेड है और पाकिस्तान के साथ भी फ्री ट्रेड जारी है, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस ना होने की वजह से तिजारती अदम तवाज़ुन की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात की तरफ जा रहा है। इस वक्त अगर पाकिस्तान चीन को $1 अरब की बरामदात कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन से दरामदात का हुजम 15-16 अरब डॉलर से ज़्यादा है। इस अदम तवाज़ुन की वजह से एक तो चीन से आने वाली सस्ती अशिया की वजह से पाकिस्तान में मकामी सनतें तरक्की नहीं कर सकती, बल्कि बड़े पैमाने पर डॉलर भी पाकिस्तान से निकल रहा है। इसलिए चीन से तवक्को की जाती है कि वो पाकिस्तान को इस बहरानी कैफियत से निकालने के लिए यूरोप के GST+ या अमेरिका के इंक्रीज़ मार्केट एक्सेस के तर्ज पर खसूसी तजारती मराहत देगा। अगर चीन पाकिस्तानी दरामदात पर ड्यूटी कम या सिफर कर दे तो यहाँ की मकामी सनतों को फलने फूलने का मौका मिलेगा, नहीं तो सनती तरक्की और बरामदात कम होने की वजह से CPEC के तहत लगाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी मईशत के लिए गले का तोक बन सकता है। इस तनाजुर में मेरी गुजारिश होगी कि CPEC के तहत पाकिस्तान के लिए एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान भी होना चाहिए। इसी तरह अजीम चीन की अजीम फ़ौज के लिए बहुत सारी दरामदात करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी और हथियारों के लिहाज से तो चीन पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन शायद छोटी अशिया की एक तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान से दरामद की जा सकती है। आखिर में चीनी दोस्तों को यह आज़ादाना मशवरा देना चाहूँगा कि BRI चूँकि अब दुनिया के 155 ममालिक तक फैला हुआ है, एक मंसूबा है जिसके स्ट्रेटेजिक पहलू भी हैं, इसलिए चीनी क़यादत को अब इसके लिए आलमी सतह पर अपील करने वाला एक बयानिया भी तरतीब देना चाहिए। अमेरिका और यूरोप की कामयाबी की एक बड़ी वजह यह है कि वो मीडिया और प्रोपेगेंडे पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और इस मैदान के वो चैम्पियन भी हैं, लेकिन चीन इस मैदान में उनसे बहुत पीछे है। अपने बयानिए को दुनिया तक पहुंचाने और उसे अपना हमनवा बनाने के लिए चीन को इस तरफ खसूसी तवज्जो देना होगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका और बरतानिया के TV चैनल अरबी और तुर्की ज़ुबानों में भी नशरियात नशर कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर उसके प्रोपेगेंडे के ज़राए भी चीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन मीडिया और सोशल मीडिया के मैदान में बहुत पीछे है और उसकी एक वजह वहाँ का कम्युनिस्ट निज़ाम भी है। इसलिए चीन अपना बयानिया हरीफ तो क्या हलीफ ममालिक में भी सही तरीके से पेश नहीं कर सकता। यूँ अब चीन को इस मैदान में भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला करने के लिए इस मैदान की तरफ भी खसूसी तवज्जो देना चाहिए। मुझे गुज़िश्ता हफ़्ता चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेर एहतमाम चीन के सूबे यूनान के शहर कुमिंग में
जनूबी एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया के सियासी रहनुमाओं के BRI से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला, जिसमें इंडोनेशिया, मलाइशिया, सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडिया और पाकिस्तान से 4 सियासी रहनुमाओं या रयामा के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। ताहम अफ़गानिस्तान से सिर्फ एक नुमाइंदे, और वो भी अशरफ गनी हुकूमत के चीन में सफ़ीर आतिफ मशाल को मदऊ किया गया था। वहाँ पर एक हफ़्ते के क़याम के दौरान मैंने महसूस किया कि चीन दहाइयों नहीं बल्कि महीनों के हिसाब से बदल रहा है। मैं चंद साल बाद चीन गया था, लेकिन बीजिंग को बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। चीन की तेज़रफ्तार तरक्की हैरान कुन है, और ये तरक्की हमगीर है। यूनिवर्सिटियों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, और उसमें गैर मुल्की तलबा की तादाद भी बढ़ रही है। मसलन यूनान यूनिवर्सिटी, जिसका हमें दौरा कराया गया, में 100 से ज़ायद, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, तलबा ज़ेर तालीम है। इसी तरह ये तरक्की सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रही, बल्कि देहात की तरक्की भी काबिल दीद है। हमें यूनान के एक देहात का दौरा कराया गया, और ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ आवाम को जो सहूलियात फराहम की गई हैं, वो हमारे यहाँ इस्लामाबाद के शहरियों को भी मैसर नहीं। सनत, साइंस और खला के अलावा ज़राअत की तरफ चीनी क़यादत की तवज्जो और इजादात की भी कोई सानी नहीं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि यूनान यूनिवर्सिटी में हमें उस सूबे के ज़री तरक्की से मुतालिक जो वीडियो दिखाई गई, उसमें दिखाया गया था कि चावल का एक ऐसा बीज तैयार किया गया है कि उसे एक बार ज़मीन में बोया जाता है और फिर उससे 8 फसलें ली जाती हैं। इसी तरह चीन को कल तक माहौलियाती आलूदगी का बड़ा ज़िम्मेदार करार दिया जाता था, लेकिन आज ख़ुद चीन ने अपने शहरों और देहात को आलूदगी से तकरीबन पाक कर दिया है। मज़हब और सियासत को छोड़कर चीन बाकी हर हवाले से हमारे लिए काबिल तक़लीद है। हम पाकिस्तानी बोलते ज़्यादा हैं लेकिन काम कम करते हैं, जबकि चीनी बोलते कम और काम ज़्यादा करते हैं। हर चीनी समझता है कि अमेरिका उसका दुश्मन और इंडिया चीन के तनाजुर में अमेरिका का मोहरा है, लेकिन इन दोनों ममालिक के साथ चीन की तिजारत हस्ब मामूल ज़ोरों पर है। अगरचे इस हवाले से भी चीन का पल्ला भारी है, लेकिन उसके हर शहर में अमेरिकी कंपनियों के स्टोर्स दिखाई देते हैं। काश हम समंदर से गहरी और हमारियत से बुलंद दोस्ती के फ़िक्रे की तकरार पर इक्तफ़ा करने की बजाय मज़कूरा हवालों से चीन के नक्श कदम पर चल सकें। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो BRI क्या है, BRI में CPEC की क्या हैसियत है, पाकिस्तान में CPEC पर प्रोग्रेस के हवाले से अभी तक चीन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात और तवक्कुआत हैं, इन सब मौज़ूआत पे हमारे साथ होंगे। इस दौरे में हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में नाज़रीन। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जिस तरह पाकिस्तान में पॉपुलर हैं, उतने ही वो चीन में भी पॉपुलर हैं, और वो चीनियों को समझते हैं और चीन उनको समझते हैं। तो आज हमने उनको ज़हमत दी है कि उनसे हम BRI को समझ सके, CPEC को समझ सके, और जो पाकिस्तान के अंदर नासमझी है BRI और CPEC और चीन के बारे में, तो उसको भी समझ सके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मुशाहिद हुसैन साहब। मुशाहिद साहब, मैंने ये महसूस किया कि इधर हम लोग चीन के बारे में और BRI के बारे में और CPEC के बारे में और चीनी अप्रोच के बारे में जो कुछ जानते हैं, वो ना होने के बराबर है। ये क़ुर्बत के बावजूद लाइल्मी क्यों हैं? ये लाइल्मी बेसिकली हमारे जो सरकारी सतह पर ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, हमारे जो अवाम है वो समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल चीन से मुंसलिक है, चीन हमारा दोस्त है, एशिया का मुल्क है। जो मोटी मोटी बातें वो समझते हैं, हाँ, उनको है कि और चीन हमारा साथ देगा हर मुश्किल वक्त में और चट्टान की तरह खड़ा होगा। जो हमारे सरकारी सतह में जो आपने कहता ना ये एक फुकदान है, बड़ा सही बात आपने की। उसकी वजह है कि हमारी कुछ पॉलिसी मेकिंग के लोगों की सोच अभी तक मगरिब ज़दा है। वो दुनिया को वो वाशिंगटन, लंदन, पेरिस के ज़ाविये से देखते हैं, और उनको समझ नहीं आती कि जैसे हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, देख मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को देख, कि इस ताकत का तवाज़ुन मुंतकिल हो रहा है मगरिब से मशरिक़ की तरफ। ये एशिया की सदी है, दुनिया तब्दील हो रही है। उनकी सोच वही है कि अमेरिका था एक सुपर पावर। इकबाल ने तो कहा था तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली तो आ चुकी है। उसके बावजूद हम क्यों तब्दील हमारे वो पूरी तरह समझ भी नहीं है। और आपने देखा कि कई दफ़ा आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है
वो खुद सैबोटाज करती है। उसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ सिविल नहीं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में माजी में हमने देखा है कि दानिस्ता तौर पर कई दफ़ा ऐसी चीज़ें की हैं समझने की कि बस हमारा असल जो हमारा इश्क है या हमारा रोमांस है वो तो मगरब के साथ है, ये हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और या हमें इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें ये एक वजह भी लेकिन है। पहले तो हमारे मामलात में भी अमेरिका की दिलचस्पी थी। अब तो अमेरिका ने बिल्कुल हमें घास डालना ही छोड़ दिया है और कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो पॉलिसी है उसमें उसने इंडिया को अपना चहीता और लाडला बना दिया है और फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया है। तो फिर भी क्या हमारे लोगों का रवैया ये नहीं, रहे? अभी अमेरिका की बड़ी अहमियत अभी भी पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो अभी तक चीन के साथ उसकी एक कुर्बत भी है, दोस्ती भी है, यारी भी है, और वो अमेरिका को पाकिस्तान चीन दोस्ती ख़राब करने में कोई मदद नहीं कर रहा या इजाज़त नहीं दे रहा। तो वो एज ए जूनियर पार्टनर इंडिया का वो पाकिस्तान को अभी भी चाहता है। और दूसरा, इस्लामी दुनिया में वाहिद न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की अहमियत रहेगी, लेकिन वो अहमियत नहीं जो माजी में थी। लेकिन चाइना के हवाले से, न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से और इस खत्ते के हवाले से पाकिस्तान मैटर्स। लेकिन मुशाहिद साहब, मैंने ये महसूस किया कि चीन की तरफ से तो कोई डिमांड नहीं है कि या अमेरिका से कुट्टी कर लो या इंडिया से कुट्टी कर लो या इससे जंग कर लो या फलां कर लो। लेकिन क्या अमेरिका और वेस्ट की तरफ से ये डिमांड और दबाव है? ये एज सच फॉर्मल डिमांड नहीं, ये उनकी चाहत है, ये उनकी कोशिश है। ये आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी सिस्टम में इतना जान है कि जहां हमारे कौमी मफादात आते हैं और अगर हम वाकई पुख्ता एक स्टैंड ले लें तो हम उस पर कायम होते हैं। अब अयूब खान जैसा आदमी जो बहुत मगरब ज़दा था, प्रो अमेरिकन था, उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, चीन से हम दोस्ती शुरू करेंगे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भेजा। 60 साल पहले की बात है, मार्च 63 में जब एग्रीमेंट हमने साइन किया बॉर्डर का, तो वो आगाज़ हुआ उस दोस्ती का, तो उसने स्टैंड लिया और उसने कायम रहा। मैं समझता हूँ ये बड़ी जुर्रत की बात थी। फौजी होते हुए, कोल्ड वॉर के ज़माने में भी प्रो अमेरिकन होते हुए, उनका हमारे कौमी मफाद में अब अमेरिका हमारे साथ नहीं दे रहा, तो हमने हमारे रास्ते जुदा हैं, या एटलीस्ट हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे न्यूक्लियर पर हमने स्टैंड लिया, चाहे भुट्टो साहब हों या जनरल ज़ियाउल हक हो या मियाँ साहब हों या बेनज़ीर साहबा हों, सब ने स्टैंड लिया। तो मेरे ख्याल में जब इश्यूज़ आते हैं तो हमारे सिस्टम में इतनी जान है कि हम अच्छा, हमारी सिस्टम में तो जान है, लेकिन चीनियों में बड़ी हया भी है और वो इस दोस्ती का पास रखते हुए, बहुत कुछ महसूस करते हुए भी, उनके चेहरों से, उनके रवैये से महसूस होता है, लेकिन पाकिस्तान की दोस्ती की खातिर वो बोलते नहीं हैं। सीपेक के हवाले से पिछले सालों में हमारी प्रोग्रेस से या हमारे रवैये से वो ज़्यादा मुतमईन नहीं है, लेकिन वो इसके बावजूद भी मामले को चलाना चाहते हैं। मैंने ठीक महसूस किया है। ये आपका मुशाहिदा ठीक है। वो चाइनीज़ जो हैं वो बड़े हया वाले लोग हैं, वो मशरकी कदरों वाले लोग हैं, वो बदतमीज़ी नहीं करते, वो पर्दा डालते हैं और वो समझते हैं कि ये शायद थोड़ा सा पटरी से हट गए हैं, लेकिन ये आखिर में इधर ही आएंगे, इस खत्ते में ही रहते हैं। तो अच्छा। कुछ नादान दोस्तों ने माजी में जिस तरह बयानात दिए और बेवकूफ़ाना वाली बात की, जो हक़ाइक़ के मुनाफी थे, सीपेक के बारे में भी वज़रा भी थे पिछली हुकूमत के, कुछ हमारी पिछली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने भी कुछ गलत सिग्नलिंग की और तासुर ये दिया कि दी असल में चाइना को तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल हमारा। इसमें जनरल बाजवा के लेवल के लोग भी शामिल थे, क्योंकि चीफ की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। देखने आर्मी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में तो द चीफ इज़ द मेन पर्सन। बिल्कुल। तो आर्मी की तरफ से भी गलत सिग्नल हुई चाइना को? हाँ, आर्मी की तरफ से गलत सिग्नल हुए, माजी में हुए, और उन्होंने बल्कि बयान भी दे दिया और कुछ निजी गुफ्तगू में भी अजीब बातें की जो चाइना तक पहुंची और उससे गलतफहमी पैदा हुई। लेकिन मैं ये खुशी है कि इस साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उधर गए, जनरल आसिम मनूर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद भी गए, DG ISI नदीम अंजुम भी गए, और उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा हुआ अक्टूबर में, उससे मामला वापस। और आर्मी चीफ अभी तक अमेरिका नहीं गए। ये भी बल्कि ये मेरा पहले आर्मी चीफ है, मैंने तो किसी ने पूछा था कि क्या है, मैं कहा जो एक एशियनिस्ट है, वो ट्रेन है जापान में या मलेशिया में और सऊदी अरेबिया में डिफेंस स्ट्रेटजी रहे हैं, तो उनकी सोच एशिया वाली सोच है, विच इज़ अ गुड राइट थिंग, और इसीलिए हमने सही स्टैंड भी उन्होंने लिया है, कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, ये जो है। तो सबसे बड़ी बात है कि आवर हार्ट शुड बी एट द राइट प्लेस। गलतियां हो सकती हैं, किबला दुरुस्त होना चाहिए। उनका कंसर्न
क्या ज़्यादातर रहा कि हम उनकी तवक्को के मुताबिक मंसूबे पे काम आगे नहीं बढ़ा सके, सिक्योरिटी के मामलात हैं, हमारा रेटेफिज़म है, ब्यूरोक्रेसी का, क्या आप महसूस करते हैं? आपका तो बहुत करीबी इंटरेक्शन होता है। बुनियादी बात यह है कि दो चीज़ें हैं। एक तो है बाहमी बायलैटरल, वो है सीपैक। सीपैक को उन्होंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया, जिसे कहते हैं खुली छुट्टी। जब शी जिनपिंग इधर आया, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसने कहा कि हम पाकिस्तान को मुख्तलिफ जाविये से देखेंगे। उसने ऑर्डर भी दे दिए कि जो रूल्स रेगुलेशंस ब्यूरोक्रेटिक चाइना के होते हैं वो पाकिस्तान को अप्लाई नहीं करेंगे, कि पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट होगी। क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए, जब चाहिए, कट द रेड टेप इनको दें, और वो उन्होंने डिलीवर किया। तो उस हवाले से, और बड़ी फास्ट पेस में देखा ना सीपैक चला और उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप भी ली। तो एक बामी, दूसरा है रीजनल, एक वो भी हमारा रोल है, उसमें अमेरिका का एक रोल है सर जंग में। हम ये नहीं हो सकता कि हम एक तरफ चाइना की बात करें और अमेरिका ने जो मंसूबे बना रहे हैं चाइना को कंटेन करने के, उनका ये वो नहीं चाहते कि कोई और हमारे ताल्लुकात टूट जाए, लेकिन कम से कम चीन से कुर्बत में कमी आए और वो हम किसी तरीके से हिंदुस्तान से मिल जाए या हिंदुस्तान की बालादस्ती कबूल कर लें। तो वो चीज़ चाइना के लिए तो रेड लाइन है ना जी, क्योंकि चाइना को तो अमेरिका इंसर्कल कर रहा है एशिया के ज़रिए, और इस वक्त सबसे बड़ा उनका हलीफ हिंदुस्तान है। तो उस हवाले से पाकिस्तान ने जो पेंटागन से जो किया था, एक तरफ पेंटागन जो अमेरिका का है वो कहता है चीन सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके खिलाफ महाज खड़ा कर रहा है, उसके खिलाफ इत्तेहाद पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ बेसिस बना रहा है जापान को, फिलीपींस को, हिंदुस्तान को, और उसमें हमें अगर थोड़ी बहुत भी हम कोई ऐसी चीज़ ग्रे एरिया आ जाए या गलतफहमी आ जाए तो वो तो नाकाबिले कबूल है ना। अच्छा, बेआराई से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को असल तकलीफ क्या है, और ये जो जवाब में उन्होंने एक G7 के साथ मिलकर ग्लोबल इनिशिएटिव शुरू किया है, क्या वो बेआराई का काउंटर हो सकता है? दो तकलीफ हैं, एक तारीखी और एक BRI के स्पेसिफिक। तारीखी ये है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, देख मशरक़ से उभरते हुए सूरज को देख, एशियन सेंचुरी का ताकत का तवाज़न मगरिब से मशरक़ मुंतकिल हो रहा है, चाइना उसमें राइज कर रहा है। पहली दफ़ा तारीख़ में 300 सालों में एक ताकत जो एशिया की है, जो मगरिब से ताल्लुक़ नहीं है, जो गोरिस्तान का हिस्सा नहीं है, मैं गोरिस्तान कहता हूँ मगरिब को, जो गोरिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक मद्दे मुकाबल आ रहा है। ठीक, सो एक वो है। दूसरा, चाइना ने जो BRI लॉन्च किया है ना 10 साल पहले, वो एक अमेरिकन जो सियासी और इक़्तिसादी और फाइनेंशियल जो निज़ाम बनाया था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, उसका एक मुतबादल है। बुनियादी बात यह है कि वो उसमें उन्होंने बैंक भी बना दिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उन्होंने ब्रिक्स का बैंक बना दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। BRI का क्या है कि इस वक्त साफ़ी साहब UN के कितने मेंबर हैं? 193 में से 130 ममालिक ऐसे हैं जिनकी तिजारत चीन से ज़्यादा है बनिस्बत अमेरिका से। सोलोमन आइलैंड से लेकर सऊदी अरेबिया तक, पाकिस्तान से लेकर पैनामा तक, आप देखें ये दुनिया नई तब्दील हो रही है। तो ये उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है जो अमेरिका की टॉप की यूनिवर्सिटी है, कि जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, चीन अब या उसके मुकाबले में आ गया है या उससे आगे बढ़ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सारा जो नया सिस्टम हो रहा है, तो वो तो बड़ी तकलीफ है। फिर ये चीन की सबकत तो अपनी जगह पे, लेकिन ये 150 से ज़्यादा ममालिक को BRI के तहत लाना, फिर ये 6 कॉरिडोर बनाना, इसके बारे में ये जो मगरिब का बिलखुसूस और इंडिया वगैरह का कहना है कि असल मकसद वो डेट ट्रैप है और इसके ज़रिए वो दुनिया को कर्ज़ों के शिकंजे में फंसाना चाहता है, तो इसमें कोई वज़न नहीं है। पिछले साल अमेरिकन ने एक वो लॉ पास किया है, अमेरिकन कांग्रेस ने, जिसमें उन्हें $500 मिलियन दिए हैं। उसके लॉ का टाइटल है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक्ट। मकसद ये है कि चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। $500 मिलियन उसके लिए दिए उन्होंने पिछले साल। और एक आर्टिकल आया था, ये अमेरिका का अखबार है द अटलांटिक, हर महीने छपता है, वॉशिंगटन से। 2 अमेरिकन प्रोफेसर्स हैं, एक डेबरा मर्गनथॉन है और दूसरी है मैग रिथमायर। मैग ये हार्वर्ड की है, वो आई भी थी, मुझे मिली 2 महीने पहले। उन्होंने आर्टिकल लिखा है द मिथ ऑफ द चाइनीज़ डेट ट्रैप, कि ये झूठ है।
ये 6 फरवरी 2022 को यह कब आया है आर्टिकल, उन्होंने खुद लिखा है। और वो किसके बारे में लिखा है? जो श्रीलंका का वो बंदरगाह है ना, हम्बन तोता, जिसके बारे में कहते हैं ये हो गया वो हो गया, उसके बारे में लिखा है। तो अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि हकायक एक तरफ है, अमेरिकन प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ है। चीनी बेचारे हम दोस्तों को कहते हैं, आप भी जानते हैं, मैंने कहा आपका प्रोपेगेंडा बड़ा फरसुदा है, आप ज़रा तेज़ी से, वो चुस्ती नहीं है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो अमेरिकन प्रोपेगेंडा झूठ में वो काफ़ी माहिर वेस्ट की तरह वो ओपन मुल्क भी नहीं है नहीं, और उसमें झूठ के माहिर हैं। आप देखें ना, गाजा में जो झूठ बोला, जब बाइडन ने उसका शामिल था कि जी बच्चों को हलाल कर दिया गया है, और वो जो अल अली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बॉम्बिंग हुई जिसमें 500 बच्चे मारे गए थे, शहीद हुए थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो हमास ने खुद किया है। तो इतना झूठ वो ऐसा रिपीट करते हैं कि लोग यकीन कर लेते हैं। नहीं, उसमें तो लोग यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन हर सुपर पावर शुरू में बहुत उसका लहजा भी बड़ा मीठा होता है, उसका अप्रोच भी बड़ा फ्रेंडली नज़र आता है, लेकिन कहीं ये मामला कॉलोनियलिज्म की तरफ की तो नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, और उस पर मैंने लेक्चर भी दिया है चाइनीज स्ट्रेटेजिक कल्चर में। मैं कहा चीन का स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है, जो उनकी सोच है, जो उनका जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, उसमें क्या है। मैं कहा सबसे बड़ी बात है उसमें, नंबर 1 देखें, ग्रेट वॉल, दीवार चीन। दीवार चीन क्या है? एक दिफाई दीवार है बैरूनी जारियत के बारे में, जो कई सौ साल में बनाई उन्होंने, और उनको वो खतरा था कि बाहर से कोई हमला ना कर दे, नंबर 1। फिर मैंने कहा देखें सिल्क रोड 2000 साल पहले जो शुरू हुआ था, शारा रेशम जिसे हम कहते हैं, वो क्या था? तिजारत, सकाफत, लोगों से लेना। फौज नहीं भेजी। 1500 सदी में 1500 में एक मुसलमान था एडमिरल चेंग है, उसने 7 दफ़ा दुनिया का किया चाइनीज़ के साथ, और कोई 27,000 सेलर्स थे, 60 किश्तियाँ थी, उसने हज भी किया जाके बाद में, जद्दा गया, और वो हर जगह इधर आया, कोई जारियत नहीं की, ये भी देख ले। और फिर लॉन्ग मार्च, जो चीना का हम लॉन्ग मार्च, हम तो इस्लामाबाद लाहौर को भी लॉन्ग मार्च कहते हैं, वो लॉन्ग मार्च कई हज़ार किलोमीटर 1 साल रही, 1 लाख चीनी फौज थी। शुरू किया, जब ख़त्म हुई 1 साल के बाद, चेयरमैन माओ और प्रीमियर चोन लाए थे, 20,000 लोग रह गए थे। चेयरमैन माओ की बीवी भी मर गई, उसके 2 बच्चे भी उसमें मर गए थे उस लॉन्ग मार्च में। वो क्या था कि हम सब्र, लेकिन हम अब कायम रहेंगे, गिव अप नहीं करते। तो ये चाइनीज़ का ये वर्ल्ड व्यू है। चाइना अमेरिका नहीं, बरतानिया नहीं, ये गोरिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये एशिया का मुल्क है जिसने कभी कॉलोनाइजेशन की नहीं, और बेचारा लोगों ने उन पर दबाव डाला हुआ है। ओपियम वॉर अमेरिका ने और बरतानिया ने शुरू की थी 1840 में, चीन के खिलाफ दबाव भी पड़ता रहा, वॉरलॉर्डिज्म भी रहा। तो अब चाइना एक मुख्तलिफ मुल्क है, और चाइना का जो एशियन वैल्यूज़ है ना, एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। आप देखते हैं कि आपने माजी में क्या किया, तो वो एक पैटर्न पता चलता है। हमारा एक गलत ट्रैक रिकॉर्ड है ब्रेक लेना। तो मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, तो एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ है द वन एंड ओनली जनाब मुशाहिद हुसैन सईद साहब। मुशाहिद साहब, नाम तो बहुत सुनते हैं, सीपैक पे भी आते हैं, आप अभी तक क्या समझे हैं BRI क्या है? क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग, बल्कि बाज़ माहिरीन भी BRI को नहीं समझते। BRI क्या है? इसका एक पस मंज़र ज़रा क्लियर हो जाए। 2011 में 2 बड़े वाक़यात हुए। 1 जुलाई 2011 में हिलरी क्लिंटन ने ऐलान किया हिंदुस्तान के शहर चेन्नई से, ठीक, कि हम एक नई सिल्क रोड शुरू करेंगे हिंदुस्तान से। अच्छा, नई सिल्क रोड, जुलाई 2011 को। और क्लिंटन ने, हाँ, नई सिल्क रोड शुरू करेंगे हिंदुस्तान से, जो अफगानिस्तान भी जाएगी, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, और वो जाके कनेक्ट करेगी दुनिया को। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर उसका था, वो आया, यांग जीची, मेरा जो दोस्त भी था, वो डेंग शॉपिंग का इंटरप्रेटर भी रहा, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता था। ठीक है, ये एक्सलेंसी, ये नई सिल्क रोड आ रही है। कहना उसने क्या किया, सिल्क रोड तो एक ही है, 2000 साल पहले जो चीन से शुरू हुई थी, ये अमेरिका कोई ईजाद करना चाहता है नई सिल्क रोड, वो बहुत कर ले, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। सो पहला ये था। और दूसरा, नवंबर 2011 में ओबामा ने तकरीर की ऑस्ट्रेलिया में, उसने अनाउंस किया पिवट टू एशिया, कि अब हमारा फोकस
एशिया में होगा। यानी कि हमने मुसलमानों का तिया पांचा कर दिया है वॉर ऑन टेरर में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, उसमें तो नाकाम हो गए हैं। अब चीन को हम मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूँ वो बाज़ाब्ता एक ऐलान जंग था, नई सर जंग का। ये दोनों वाक़यात 2012 में क्या हुआ कि चीन की क़यादत तब्दील हुई। हु जिनताओ रिटायर हो गया 10 साल के बाद और एक नया लीडर आ गया, उसका नाम है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने कहा कि हम असर नौ देखते हैं दुनिया को और एक नया इनिशिएटिव लेते हैं। अमेरिका फ़ौज की बात कर रहा है, मिलिट्री की बात कर रहा है, फ़ौजी सलामती की, हम इक्तिसादी बात करते हैं। जो हमारी कुव्वत क्या है? तिजारत। लेकिन इक्तिसादी कुव्वत में भी उसको हम एक डिफेंसिव इनिशिएटिव कह सकते हैं, ऑफेंसिव नहीं था जो अमेरिका ने पहले नहीं, उसका जवाब था ना, ये मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। उस मंजर क्या था? 2011 का जवाब था उनका कि अच्छा आप हमें डिफेंस आ रहे हैं, हमारे पास ये हथियार है। क्या हथियार है? तिजारत, इक्तिसादियात, जो उनकी कुव्वत है और उनकी अपनी जो टेक्नोलॉजी। तो उस हवाले से शुरू किया कि हम लोगों को जोड़ेंगे तिजारत के ज़रिए, जैसे मैंने कहा कि 193 में से 130 मुल्क हैं, और हम उनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेंगे जहां तक मुमकिन है, और आप तरजीहात दें। उन्होंने नहीं कहा कि प्रोजेक्ट गवादर बनाना है, हमने कहा हमें गवादर चाहिए, हमने कहा हमें हाईवे चाहिए। चाइना ने कभी नहीं कहा कि ये काम करो, हमने, और ये स्टडी अमेरिका की आई है। नहीं, उस वक्त मेरी बड़ी लड़ाई रहती थी एहसन इकबाल साहब वगैरह से। वो ये कहते थे कि जी ये तो चाइनीज़ प्रोजेक्ट हैं और चीनियों ने ये करना है। मेरा ये कहना होता था कि यार ये तो हमने खुद अपनी तरजीहात उनको देनी है। तो आपका इस मामले में क्या मालूमात है कि चीन अपना प्रोजेक्ट भी मुसल्लत करता है या कि उस मुल्क जब आपकी तारीखी लड़ाई हुई एहसन इकबाल साहब से, जिसमें मैं आइनी शायद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, और आपका एक्सचेंज भी हुआ क्योंकि वो तकरीर करने आए माशाल्लाह एज चीफ गेस्ट, तो आप एकदम नज़र आ गए और वो फिर आपका मुकालमा भी हुआ। बड़ा शरीफाना मुकालमा था, बड़ा महज़ब था, लेकिन वो थोड़ा सा था इख्तलाफ राय। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, उस वक़्त चीन के सफ़ीर थे सुन वेदोंग, और वो अब नायब वज़ीर ख़ारजा हैं जो पाकिस्तान को हैंडल करते हैं। मेरे दोस्त भी थे, वो हिंदुस्तान में भी रहे हैं। मैंने पूछा ये मगरबी रूट का, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान का, जो आप कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की तरजीहात है वो हमारी तरजीहात है, हम कोई तरजीहात तैयार नहीं करते। आपकी हुकूमत हमें लिस्ट देती है, हमें ये प्रोजेक्ट्स चाहिए। हमारा उसका हुकूमत का था ना कि 2018 में इलेक्शन आ रहा है, तो बेसिकली वो चाहते थे एक तो बिजली का मसला हल हो, लोड शेडिंग का, और दूसरा था कि ये मोटरवे वगैरह और रूट्स वगैरह जो नज़र भी आएँ और सारा कुछ हो। गवादर भी उनकी तरजीह नहीं थी। गवादर देखें जी, गवादर कब बना था? 2002 में सदर मुशर्रफ गए चीन, और ये मुझे बात किसने बताई है? रियाज खोखर, जो भी एम्बेसडर हैं हमारे थे उस वक्त, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, अभी जिंदा हैं, हयात हैं माशाल्लाह, और अच्छे दबंग फॉरेन सेक्रेटरी थे और एम्बेसडर भी थे। उसने बताया, उन्होंने कहा कि जब वो आए मुशर्रफ साहब, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने गवादर का करना है। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर था जू रोंग जी, उससे मिले। उसने कहा हमारी मनसूबाबंदी तो 5 साल पहले की बनती है, तो आप कहते हैं फौरी बनाए। इन्होंने कहा, जनरल मुशर्रफ ने कहा नहीं हमें ज़रूरी चाहिए। उसने कहा कि जब जनरल मुशर्रफ चले गए, मुझे बुलाया उसने, प्राइम मिनिस्टर ने, उसने कहा फास्ट ट्रैक पर हम तैयार हैं, अगले साल से हम वी कैन स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, और ये फ्री होगा, $250 मिलियन उस ज़माने में हम देंगे आपको। और 2003 में शुरू किया, 2007 में चाइनीज़ ने गवादर मुकम्मल कर दिया, और फिर क्या किया साफी साहब, उन्होंने आपको हैंड ओवर कर दिया। आपने मांगा था गवादर, हमने बना दिया है, और हमने क्या किया, हमने पोर्ट्स ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी को दे दिया, और वो उन्होंने कुछ ज़ीरो काम किया। वो तो फिर जरदारी साहब ने मार्च 2013 में जाते जाते, इलेक्शन अभी हो रहे थे, होने थे, उन्होंने चाइना से एग्रीमेंट करके चाइनीज़ को मिलते की कि प्लीज़ चाइनीज़ आप आके संभालें, हम नहीं चला सके, पोर्ट्स ऑफ सिंगापुर नहीं चला सके अथॉरिटी, और आप चलाएं। तो फिर एग्रीमेंट हुआ मार्च 2013 में। ये हकायक है गवादर पोर्ट के। लेकिन ये जो एक थ्योरी है, कंस्पिरेसी थ्योरी है कि जी असल में चीनी इधर आके नॉनसेंस उनके रास्ते में बैठना चाहते हैं, इंडिया के भी और अमेरिका में भी। अब साउथ चाइना सी में अमेरिका उनके रास्ते में बैठा है, तो असल मकसद वही है, ये बाकी सारी ज़िमनी चीज़ें। अफगानिस्तान के जिहाद में थ्योरी थी वार्म वाटर्स थ्योरी, कि जी वो रूसी फौज आएगी तो वो आएगी तो वो वार्म वाटर्स में जाएगी। वो तो उधर ही फंस गए सारे मुजाहिदीन, आपने वो ISI और CIA ने मिलकर उनको रुकवा दिया उधर ही, और कोई उनका अब पेपर्स भी आ गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन के, कि ना कोई इरादा था, ना को आगे ना हिम्मत थी, ना कैपेसिटी थी रेड आर्मी की, वो तो फंस गई थी जिहाद के अंदर। ये 90,000 फौज हर तरफ से अटैक हो रहा था। तो ये, और ये बिल्कुल नॉनसेंस थ्योरी है।
गवादर पोर्ट हमने शुरू किया, हमारी बल्कि मियाँ साहब ने तो 1992 में ऐलान किया था गवादर का, जब क्वेटा में मीटिंग हुई थी जुलाई 1992 में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अकरम जकी उसको सेक्रेटरी जनरल था फॉरेन, उसको मियाँ साहब ने अनाउंस किया, लेकिन वो आगे नहीं, फिर गवर्नमेंट 93 में मौलाना फजलुर रहमान साहब अक्सर एक बात कहते रहते हैं कि जी ये चीनी क़यादत को मैंने CPEC का आइडिया दिया था और मैंने उनको समझाया था। किसी साल की बात कर रहे हैं, इसमें कोई वजन है? कहाँ उनका विजन, कहाँ मौलाना साहब? CPEC तो जो है ना वो कोई अलग प्रोजेक्ट नहीं है, वो BRI का हिस्सा है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मौलाना का ये मैं कहूँगा कि वो उनका मुस्बत रोल रहा है इसको चलाने में। उन्होंने रुकावट नहीं डाली और उन्होंने हमायत की है और उन्होंने कभी तनकीद नहीं की। तो चीन को वो चीज़ पसंद है और चीन से मौलाना के अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो CPEC, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अच्छा, अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मकसद और हदफ सिर्फ तजारत और कनेक्टिविटी है, तो तजारत तो पहले भी हो रही थी, सबसे ज़्यादा अमेरिका से हो रही थी, इंडिया से भी उसकी तजारत हो रही है। उसमें तो BRI को बनाने की और चे कॉरिडोर बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो था कि अब ये नई 21वीं सदी में कॉरिडोर्स जो हैं सिर्फ तजारत बैरी भी है, बरी भी है, लेकिन ये जो रेलवे का सिस्टम हो गया है, जो पोर्ट्स, पाइपलाइंस, रोड्स, रेलवेज, इकोनॉमी, एनर्जी, इसका ज़रा कोऑर्डिनेटेड तरीके से अब सेक्रेटेरिएट भी बन गया है और उसको इकट्ठा करने के लिए। और एक और बड़ा अहम एलिमेंट है क्लाइमेट चेंज, ग्रीन डेवलपमेंट। ये सिर्फ वो तजारत उसरा नहीं है कि एक तजारत की बुनियाद जिसमें माहौलियात का हिस्सा भी हो और जिसमें चाइनीज़ एक क्या कहते हैं पीपल सेंट्रिक, जिसमें अवाम का फ़ायदा भी हो। ज़ाहिर है चाइनीज़ जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि अवाम की खुशनुदी भी हासिल करें, अवाम की हिमायत भी हासिल करें। अगर वो स्कूल बना रहे हैं या वोकेशनल इंस्टीट्यूट गवादर में बना रहे हैं या और गुरबत के ख़ात्मे के लिए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो उनको भी वो समझते हैं थर में अब अगर हिंदू ख़वातीन डंपर ट्रक्स चला रही हैं जो अपने घरों से कभी बाहर नहीं निकली थी, तो ये तो CPEC की बदौलत हुआ ना कि उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई है, तो वो गुडविल भी गेन कर रहे हैं। तो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से चाइनीज़ जो काम करते हैं एक लॉन्ग टर्म करते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं और वो हाफे नहीं करते। अब CPEC और BRI के बारे में कॉपी कैट प्रोजेक्ट्स कितने शुरू किए। बाइडन ने कहा कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड होगा, यूरोपियन यूनियन ने कहा ग्लोबल गेटवे, अभी इंडिया ने अनाउंस कर दिया IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन, जो अब उनके खंडरात जो हैं गाज़ा में दफन हो गया है अल्लाह के फजल से, जो इन्होंने ऐलान किया था बड़े शान और शौकत से अमेरिका और हिंदुस्तान ने कि नया कॉरिडोर होगा, इसका मुकाबला करेगा CPEC का भी और BRI का भी, और इसराइल को भी शामिल करेंगे। अच्छा, इस पर भी तवक्को की जा रही थी कि अब चूँकि एक कंपटीशन तो शुरू है, अब रशिया जैसे मुल्क ने देखे कि गज़ा के मामले पर इसराइल की मुखालफत की, अरब दुनिया के ममालिक भी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी उस रोज़ कह दिया कि दुनिया उसको बंद कर ले। चीन का क्या रोल रहा? बड़ा वाज़ेह अब तकसीम आ गई। ये जो आपने सवाल किया ना, ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं ना, एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, वो यूक्रेन की जंग हो, गज़ा की जंग हो या BRI हो, वो एक तरफ हो गया है। और गोरिस्तान जो है लेड बाय अमेरिका और हिंदुस्तान उसमें है और जापान और फिलीपींस हैं, ये एक तरफ हो गए हैं। ये नई तकसीम आ गई है दुनिया में इस वक्त, जो ग्लोबल साउथ कहते हैं, ये ग्लोबल नॉर्थ, या हम कहते थे तीसरी दुनिया, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उसमें रूस, चीन क़यादत कर रहे हैं। और उसमें और आप देखें कि सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये UAE, ये इनका फोकस कहाँ है? मॉस्को, बीजिंग, ये तो बड़ी तारीख़ी तब्दीली आ रही है आपके। तो हम उस तब्दीली में हम तारीख़ के सही रुख के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि माजी की बात करें कि जी पता नहीं अमेरिका से मिलेगा। अमेरिका को देने को आपको कुछ अच्छा, आपकी बहुत ज़्यादा उठक बैठक है, आप बहुत मिजाज सना से होने हैं, तो उनके तो क्या उनकी ज़्यादा पसंदीदा लीडरशिप पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, इसमें जब हम मुआवजना करते हैं तो कोई ऐसा है कि जिससे वो निस्बतन ज़्यादा मुतमईन है, कोई ऐसा है जिससे वो ज़्यादा शाकी रहते हैं या बस डिस्टर्ब रहते हैं? चीन का ये एक चीज़ है कि वो तारीख़ को नहीं भूलते और अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलते। अगर आपने बुनियाद रखी है पाक चीन दोस्ती की, जिसमें आपने हेल्प की है, चाहे वो अयूब खान साहब हों या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, तो वो नहीं भूलेंगे। और चाहे अगर आपने CPEC शुरू किया हो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उसको ओनरशिप भी ली हो, उसको आगे बढ़ाया हो,
तो वो नहीं भूलते। तो उनका ये एक रिगार्ड जो स्पेशल होता है कि इन लोगों ने मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए। तो फिर जिस पार्टी या जिस लीडर के दौर में गड़बड़ हुई है तो उसको भी तो नहीं भूलेंगे। हाँ, उनका तारीख का तो ब्रॉडर व्यू होता है। ऑल्दो तौबा की गुंजाइश है, अगर तौबा लोग कर लें तो फिर और बात है। एक आखिरी सवाल, मसलन हमारे यहाँ सीपैक के बारे में भी शुरू में लोगों के जहन में ये था कि कोई 50-60 अरब रुपए अमरीकी इमदाद दे रहे हैं, उसमें हर कोई अपना हिस्सा भी मांग रहा था, सूबे भी मांग रहे थे, जो चीनी इमदाद दे रहे थे। हाँ जी, हाँ। एक्चुअली सीपैक क्या चीज़ है और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को मुस्तफ़ीद करवा सकता है? सीपैक एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा है चीन और पाकिस्तान के दरमियान, जिसने चीन ने कहा है कि हम आपके रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं और उस सिलसिले में आपको 50, 60, 70, 100 अरब देने को तैयार हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसे बताएं जिससे आपकी तरक्की हो, आप 21वीं सदी में एक जदीद खुशहाल फलाही मुमलिकत बन जाए, और उसमें हम आपकी मदद करेंगे। जहां आपको वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन नहीं दे सकता, हम वहां इन्वेस्ट भी करेंगे, आपको पैसा भी देंगे, आपको एक्सपर्टीज भी देंगे और आपको प्रोजेक्ट बना के भी देंगे। बेसिकली ये है। ठीक। और उसमें फिर 2 काम आप करें, सिर्फ उन्होंने रिक्वायरमेंट की थी। एक 1 विंडो ऑपरेशन जो आपने वादा किया था कि लाल फीता आप काट देंगे, जो हमारा इतना बड़ा लाल फीता है कि हर बात पर एनओसी एनओसी एनओसी। और दूसरा ये है कि जो हमारे 15-20 हज़ार चीनी इंजीनियर, एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियंस हैं, जो 120 चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें काम कर रहे हैं, उनकी आप सिक्योरिटी, सलामती के ज़ामिन होंगे, उनका ख्याल रखें। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है, दोनों को हमने वादे हमारा किए थे। फ़र्ज़ है। बिल्कुल, थैंक यू। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी किताब जो थी सीपैक पर, उसको अवार्ड मिला और चाइनीज़ ने उसको सराहा। और जब मैं चीन आपके साथ गया तो सब आपके जिक्र कर रहे थे कि आप जैसे उस्तादों की सरपरस्ती के मरहून मेहनत रहा, आपने कलमा हक किया और फैक्ट्स पर लिखा। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।